नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। 2021 कल की बात हुई और आज पहला दिन है 2022 का। 2022 नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 2022 को लेकर मेरे अंदेशे क्या हैं। क्या परमाणु युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है? इस तमाम कहाँ और क्यों कैसे होने वाला है, इस पर बात करेंगे, मगर इससे पहले हम तमाम दुनिया के हालात का जायज़ा लेते हैं कि 2022 में कहाँ और क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि इजराइल को लेकर, ख़ास तौर से जब हम देखते हैं तो गज़ा को लेकर इजराइल की अपनी जो कदम पेशी है वो लगभग बढ़ रही है और वो अब जो उनको हैकल सुलेमानी का निर्माण करना है, उन्होंने जो बेसिकली मस्जिद अक्सा को शहीद करने का प्लान है और जो फ़िलिस्तीन की बस्तियों को उजाड़ने का प्लान है वो लगातार बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि ये तेज़ी के साथ बढ़ेगा। और इसकी वजूहात ये भी है कि जो इजराइल की अपनी सोच है उसको जस्टिफाई कर दिया है, लगभग नर्म रवैया जो है वो सऊदी अरब का भी है, और यूएई ने बाकायदा गठजोड़ कर लिया है, उसमें फ़ौजी ताकतों को भी और दूसरी तमाम ताकत व्यापार को भी मिलाकर इजराइल के साथ कदम ताल यूएई की तरफ से हो रही है, बहरीन की तरफ से हो रही है। कहा जा सकता है कि अरब जगत के जो देश हैं वो इजराइल के साथ अपने मुस्तकबिल को देख रहे हैं। यही वजह है कि फ़लस्तीन की और फ़लस्तीनियों की इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी अगर दुनिया में बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं उठ रही हैं और अरब जगत और मुस्लिम जगत उनके साथ जुड़ता जा रहा है, बाकी बहुत सारे मुसलमान देशों के साथ में उनकी बात चल रही है। तुर्की भी उसमें शामिल है कि तुर्की का भी साफ तौर पर कहना तो यही है कि भाई इजराइल के साथ अपने संबंधों को थोड़ा ठीक किया जाए। अगर ये यहाँ मगर हर देश का एक अलग मकसद है, उस मकसद पर हम ज़रूर बात करेंगे कि फिर आगे क्या हो सकता है। एक बात ज़रूर है कि ईरान की तरफ से एक एग्रेशन दिखाया जा रहा है और एग्रेशन में जो मिसाइलों का टेस्ट किया गया वो भी आपने देखा। दोस्तों, यहाँ एक बात बड़ी बारीक सी है। एक तरफ ये है कि अगर अमेरिका 2022 में परमाणु संधि करने के बाद ईरान को सेटिस्फाई कर देता है तो ये माना जाएगा कि ईरान ने अपने एग्रेशन को, अपने हथियारों को, अपनी जो इस वक्त का जो उसकी कदम पेशी है उसको दिखाने की कोशिश इसलिए की कि पश्चिमी जगत पर दबाव पड़े और पाबंदियाँ हट जाएं और फिर मेन स्ट्रीम में आकर गेम प्ले करना शुरू करे ईरान और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारे, यानी कि मस्जिद अक्सा या फिर फ़लस्तीनियों को बचाने की वो एक नौटंकी मात्र साबित होगा। मगर इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि ईरान ने जो है हमास को बड़ी मदद की है ये यहाँ, मगर एक तरफ हमास को मदद की है, दूसरी तरफ जो है हिजबुल्लाह को मदद की है और तीसरी तरफ जो है यमन में भी जो हौसी बागी हैं उनको मदद की जा रही है ईरान की तरफ से। मगर दोनों में चीज़ों में आप फ़र्क देखेंगे कि यहाँ जो सऊदी को के ख़िलाफ़ जो की जा रही है, यानी सऊदी एक मुस्लिम देश है और यमन भी मुस्लिम देश है, यहाँ यमन के साथ ईरान खड़ा है। और यहाँ अगर हम देखें हमास और इसमें शिया सुन्नी का मामला ख़त्म हो जाता है और ईरान यहाँ पर साथ खड़ा है, सीरिया में अलग मामलात से साथ खड़ा है। तो कुल मिला के जो ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है उससे इनकार नहीं किया जा सकता और अगर परमाणु संधि होती है तो इसको ईरान का पश्चिमी जगत पर दबाव ही माना जाएगा। और अगर जिस तरीके से इजराइल कह रहा है कि इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है, संधि करने की ज़रूरत नहीं है ईरान के साथ में, तो फिर लगता है कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। 2022 में कोई एक छोटी सी चिंगारी यहाँ युद्ध की स्थिति को बढ़ा सकती है और कहाँ तक जा सकती है इस पर भी बात करेंगे। इससे पहले हम आ जाते हैं इससे भी ख़तरनाक बनते हुए माहौल में, और वो माहौल है रशिया में, रशिया और यूक्रेन के मामलात को लेकर। यूक्रेन और रशिया को अगर हम देखते हैं तो तनाव बरकरार है। रशिया ने यूक्रेन को अपने अंडर में करने के लिए या अपने यूक्रेन के बहाने जो नाटो की, अमेरिका की फोर्सेस रशिया के चारों तरफ एक दबाव बनाना चाहती है जहां पर हथियार डिप्लॉय कर रही है। इसका क्या मकसद है इस पर भी बात करते हैं, मगर ये ज़रूरी है कि कल जिस तरीके से जो बाइडन और
पुतिन के बीच में बातचीत हुई थी वो काफ़ी गर्मा गर्मी के साथ ख़त्म हुई है। एक दूसरे को ने धमकी दी है। इसका मतलब ये है कि ये सोल्यूशन बहुत आसानी से निकलते नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि रूस एक कदम भी पीछे हटाएगा नहीं। और जो बाइडन के साथ चलने वाली कंपनियां जिनका मकसद ही युद्ध होता है और अपनी जो अमेरिकी दबदबे को बनाकर पूरी दुनिया में अपने कारोबार को आगे तक बढ़ाना, जिसमें हथियारों से लेकर दवाई तमाम चीज़ उसमें शामिल होती हैं। मानसिक दबाव, ताकत का दबाव और फौजी दबाव को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका जिस तरह से कारोबार करता है और उसकी कंपनियां, उसको जारी रखने की कोशिश की जाएगी। यानी इकलौती सुपर पावर का जो ताज है वो बनाए रखने की कोशिश अमेरिका ज़रूर करेगा। और मगर इससे भी बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर इसमें जो सोच मुझे लग रही है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से यूरोपियन और अमेरिकी बाज़ार को ख़त्म करने की जो चाइना की इस वक्त पेशकदमी है, जिसने अपने हथियारों का डेमोन्स्ट्रेशन किया है, अपनी तकनीक और अपने बाज़ार, अपनी प्रोडक्शन क्षमता का जो एक मयार दुनिया के सामने पेश किया है और अपनी अर्थव्यवस्था को कोरोना के हालात में जब दुनिया को बंद किया गया, इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने की कोशिश की पूरी तरह से। लगभग अभी तक वो तमाम हालात चलते हुए भी चाइना का बाज़ार डूबा नहीं, चाइना की अर्थव्यवस्था या उसकी जो ग्रोथ है वो कम हुई है मगर ख़त्म नहीं हो पाई है। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि ये गेम भी लगता है पश्चिमी जगत के उल्टे गले में पड़ा है और चाइना ने इससे उल्टे फ़ायदा उठा लिया है। ऐसी सूरत में चाइना को सीधे रोक पाना, क्योंकि देखिए चाइना ने कुछ ऐसे मिसाइलों का टेस्ट किया है, ऐसे हथियारों का टेस्ट किया है जिससे अमेरिका और पश्चिमी जगत थर्रा गया है, जिन्हें अमेरिका और पश्चिमी जगत ये मानता है कि इनकी कोई काट नहीं, इनकी कोई तोड़ नहीं और चाइना एक परमाणु संपन्न देश है। यानी कि अगर उसको सीधे अमेरिका ललकार के और अकेले चाइना को घेरने की कोशिश करे तो ये बात अब दूर की कौड़ी हो गई है। चाइना को अकेले अमेरिका के बस का ख़त्म करना नहीं रहा है। यही वजह है कि ये तमाम जो गेम आप देख रहे हैं वो चाहे इजराइल से यूक्रेन तक, अभी आगे भी मैं इस गेम में आगे जाऊंगा, फिर इसका कंक्लूजन बताने की कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है। तो यानी रशिया ने एक 10-15 सालों में एक गेम प्लान किया जिसमें उन्होंने सबसे पहले कुछ एजेंसियों को ख़त्म किया था रशिया में से, और उसके बाद उन्होंने डॉलर की जो राज है उसे ख़त्म करने की रणनीति अपनाई, जिसके तहत यानी गुड्स बाज़ार, प्रोडक्शन बाज़ार, चाहे फिर वो कार बाज़ार, हथियार बाज़ार, इन तमाम बाज़ार को पश्चिम के हाथ से जब तक नहीं छीना जाएगा तब तक एक छत्र राज जो है अमेरिका के साथ मिलकर जो है वो पश्चिमी जगत का बना रहेगा। यानी उनको ख़त्म का। और एक इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी रशिया को? इसलिए ज़रूरत पड़ी रशिया को कि लगातार यानी यूएसएसआर टूटने के बाद, शीत युद्ध ख़त्म होने के बाद भी रशिया पर पाबंदियां बार बार लगाई जाती रही। रशिया की अर्थव्यवस्था को डैमेज करके मिसमार करने की जो कोशिशें हैं, उसे ख़त्म करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार पश्चिमी जगत की तरफ से चलती रही। तो एक हद तक नीचे जाने के बाद रशिया ने बैकआउट किया और बैकफायर किया और अपने वजूद को फिर से समेटा और रणनीति में चाइना का सहयोग किया। और चाइना का सहयोग करके उसको मेरे ख्याल से वेपन की तकनीक और बाज़ार की स्ट्रैटेजी और ये सब कुछ चुपचाप जो है रशिया ने चाइना की मदद की। उसके पीछे का कारण बड़ा सीधा सा था कि रशिया एक तरफ अगर सीधे खुलकर मुकाबला करने की कोशिश करता तो नहीं कर पाता, चूँकि इस दौर में रशिया के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां आयत थी, इसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। यही वजह थी कि जो रशिया को डायरेक्ट करना था उसे चाइना के माध्यम से करवाया। और चाइना में चूँकि एक बहुत बड़ा बाज़ार इंटरनल भी है और एक्सटर्नल बाज़ार के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं था, इस लंबे समय का फ़ायदा उठाते हुए रशिया ने चाइना को इस्टेब्लिश कर दिया। जो अर्थव्यवस्था जो पूरी दुनिया के कारोबार की बड़ी हिस्सेदारी अमेरिका के पास हुआ करती थी वो शिफ्ट होकर चाइना के पास आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक जगत में एक बड़ी मात जो है चाइना ने रशिया ने मिलकर दे दी। अब ये मात लगातार जो है वो बड़ी होती जा रही है पश्चिमी जगत की, यानी पश्चिमी जगत का कारोबार ख़त्म होता जा रहा है। हर चाहे हथियार का हो, चाहे गुड्स प्रोडक्ट्स का हो, गाड़ियों, तमाम मामलों में जो है चाइना उनको पछाड़ता चला जा रहा है। तो अब
चाइना को ख़त्म करना ही एक प्रायोरिटी हो गया है। जिस तरह रशिया ने सोचा था कि हम जब तक पश्चिमी जगत के कारोबार को छीन नहीं लेंगे तब तक हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते और नीचे की तरफ जाते चले जाएंगे, इसी तरह अब उल्टा अमेरिका और पश्चिमी जगत सोच रहा है कि जब तक हम चाइना के कारोबार को डुबा नहीं देते और चारों उसके बाजार के कब्जे को छीन नहीं लेते तब तक पश्चिमी जगत दोबारा सर्वाइव नहीं कर सकता। ये मगर चाइना चूँकि बिल्कुल अकेला नहीं है, रशिया का उसके साथ बहुत बड़ी शमूलियत के साथ सहयोग है और चाइना का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए रशिया हर संभव प्रयास करेगा, मदद करेगा। यही वजह है कि सबसे पहले क्रीमिया के बहाने कोशिश की गई थी, मगर अब यूक्रेन के बहाने रशिया के चारों तरफ भारी हथियारों का डिप्लॉयमेंट, नाटो की भीड़ और एक मानसिक दबाव और एक छोटी मोटी झड़प में जो है वो यूक्रेन के बहाने घेरने की कोशिश जो रशिया के साथ हो रही है, उसके पीछे ये है कि चाइना को किसी बड़े युद्ध की तरफ जो है वो लाया जाएगा और चाइना की घेराबंदी, पहले रशिया की घेराबंदी होगी, उसके बाद उसके सहयोगियों की घेराबंदी होगी और फिर उसके बाद जो है चाइना को एक किसी युद्ध में उतार कर ख़त्म कर दिया जाए या उसको उसकी हदों में समेट दिया जाए। ये जो है इसकी शुरुआत 2022 में होने की संभावना है। ये मैं यहाँ एक बात ज़रूर कह दूँ कि पश्चिमी जगत परमाणु संपन्न है, रशिया के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं और कुछ रशिया के साथ जो मुस्लिम जगत में मिलते हुए कजाकिस्तान जैसे देश हैं उनके पास भी परमाणु हथियारों की बड़ा भंडार है। तो यहाँ पर यहाँ रशिया को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। उसके हथियार दुनिया में सबसे ज़्यादा जदीद है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो पश्चिमी जगत उसको घेर कर उलझाए रख सकता है, मानसिक दबाव बना सकता है। उनकी फोर्सेस और उनके हथियारों के डिप्लॉयमेंट के जो चाइना की हिफाजत में फोकस किए जाने वाले हैं उनको शिफ्ट करवा के उनकी ताकत को बांटा जा सकता है और उसके बाद चाइना को घेरा जा सकता है। तो 2000 में मतलब 2022 ख़त्म होते होते मुझे लगता है कि ये फुटप्रिंट बिल्कुल सामने नज़र आने लगेंगे कि चाइना के साथ किस तरह से निपटा जाएगा। मगर रशिया के साथ सीधे युद्ध में टकरा के परमाणु बम की ललकार शायद पश्चिमी जगत सारा मिलके भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि रशिया के साथ सीधे ही वो टकरा जाए और वो यहाँ पर परमाणु हथियारों का शमूलियत कर ली जाए। ऐसी स्थिति नहीं लगती मुझे, वो सिर्फ एक घेराबंदी लगती है जिसको गाली गलोच जैसी भाषा का, सख्त भाषा का इस्तेमाल करके पश्चिमी जगत अपने वजूद को बनाए रखते हुए दिखने की कोशिश कर रहा है और रशिया को उसकी हदूद में घेरने की कोशिश कर रहा है ताकि दूसरे देशों में जहाँ पर मुदाखलत पश्चिमी जगत को करनी है रूस को घेरने के बाद वहां वो की जा सके या करवाई जा सके। ये भी परमाणु हद तक नहीं जाएगा, मगर ये सही बात है कि अगर इजराइल ने हमला ईरान पर किया और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और 2022 में लगता तो ये है कि ईरान को किसी न किसी बहाने अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी, वो उनकी शर्तों को मानते हुए और पाबंदियां हटाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को भी ईरान की ज़रूरत है और ईरान को भी अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए बाज़ार की ज़रूरत है। तो यहाँ भी मुझे एक सिर्फ कोई बहुत बड़े युद्ध की संभावना ज़रूर नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अलबत्ता अब जो है ये भी सही है कि चाइना और रशिया भी जो है ईरान के साथ खड़ा हुआ है। सीरिया में जो कुछ चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। फ़लस्तीन में ये मैं इस पर बिल्कुल आऊँगा क्योंकि वहाँ पर एक ख़ास पॉइंट बनने वाला है, उस पर सबसे बाद में बात करूँगा। उससे पहले एक और हालात पे आ जाते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि आज हिंदुस्तान के हालात अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक धार्मिक उन्माद और धार्मिक कट्टरवाद ने पूरे अपने उरूज को हासिल कर लिया है और इस वक्त तरह तरह की धमकियाँ, तरह तरह की बातें और नरसंहार जैसी बातें, सामूहिक कत्लेआम जैसी बातें जो है वो आम हो रही हैं। उन पर कोई ख़ास कार्रवाई भी नहीं हो रही है, बल्कि उनको प्रमोट करने जैसी स्थिति देश में बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये बड़ी ख़तरनाक स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। ये एक तरह से एग्रेशन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर लोगों में दिखाई दे रहा है
अलबत्ता ये सही है कि चीन का भी एग्रेशन है। चीन जो है वो भारत की ज़मीनों की तरफ मीडियाबाजी भी कर रहा है, सरहदों पर डिप्लॉयमेंट भी कर रहा है और भारत में भी उसे माकूल जवाब देने की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। चूँकि कुछ पनडुब्बियाँ, बड़े हथियार, रफ़ाल और तमाम मिसाइलों का जो टेस्ट है वो भी हो रहा है। और अगर ये चाइना के साथ, मेरे ख्याल से अगर चाइना आगे नहीं बढ़ता है और चाइना वहीं रुका जाता है और ये अखबारों तक और मीडियाबाजी तक ही सीमित रहती है, तो फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो चुनावी स्थिति है वो भारत को कम से कम चुनावी स्थिति, धार्मिक माहौल बनाने की स्थिति और धार्मिक कमिटमेंट की जो स्थितियां हैं वो कम से कम अंदरूनी हालात को मैं बहुत अच्छे हालात में तो नहीं देख रहा हूं 2022 में। ये कम होगा पैरामीटर, ऐसा भी नहीं लगता। ये थोड़ा बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा या फिर कोई ना कोई रुख अख्तियार करेगा, ऐसा तो मुझे बिल्कुल दिखाई देता है। मगर एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगा कि ये जो सूरत हाल है इसमें मीडियाबाजी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तरफ हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर अर्थव्यवस्था को लेकर हालात बहुत ख़राब हैं और यहाँ पर जो सूरत हाल है पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिति है वो उथल पथल के बीच में फंस गई है। ऐसी हालात में पाकिस्तान राजनीतिक उथल पथल को मतलब सेटलमेंट करने के लिए या अपनी जनता का ध्यान खींचने के लिए भारत के साथ झड़प कर सकता है 2022 में। और अगर ये झड़प होती है तो इसकी इंतहा किसी भी हद तक जा सकती है। मतलब अगर ये जो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान अपनी स्थितियों को ठीक करने के लिए या अपनी जनता का ध्यान बटाने के लिए भारत के साथ छेड़खानी करता है तो ये युद्ध जो है वो मुझे लगता नहीं कि इस बार छोटे स्तर का होगा, ये बहुत बड़े स्तर का हो सकता है और ये अपनी आखिरी चरम सीमा तक पहुंच सकता है। चूँकि धार्मिक उन्माद जो है भले ही पाकिस्तान में भी ठंडा होते हुए नज़र आए, मगर अफ़गानिस्तान में तालिबान की जीत ने भी एक तरह से एक धार्मिक जीत को इस्टेब्लिश किया था और दूसरी तरफ भारत में भी एक धार्मिक विश्व विजय का जो आंदोलन है वो कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता है। यानी मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो बात परमाणु हथियारों तक जा सकती है। चूँकि बड़ी सीधी सी बात यह है कि अगर सीपीसी को रक्षा करने के लिए चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान की हिफाजत करे, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दे, उसके बदले में वो नेवी के बड़े जहाज़ भी दे रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है और बड़े लड़ाकू विमान भी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश क्या उठा रहा है पाकिस्तान। जिस तरह अमेरिका से पहले वो भारत का ही डर दिखाकर F-16 और टैंक और ये तमाम चीज़ें लेता था, इस बार तो चाइना से शायद बिना पेमेंट के ही ये तमाम चीज़ें उसको मिल रही है। चूँकि चाइना को अपने इन्वेस्टमेंट को भी बचाना है और अपने सीपैक को जिसे वो बुनियाद मानता है उस सीपैक को बचाए रखने के लिए चाइना एक भारी मदद जो है वो पाकिस्तान की कर रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान का अंदरूनी निज़ाम, चूँकि वहाँ की जो राजनीति है वो बड़ी अलग तरह की राजनीति है और यहाँ एक बड़ी कड़वी सी बात करूंगा कि बड़ा आसान होता है कि यहाँ पर बड़े खेमों में लोग बटे हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान को मिटाना भी चाहते हैं, चूँकि वो आपस में उनके मतभेद और उनकी लॉबिंग जो है कुछ अमेरिका के साथ अटैच है तो कुछ इस वक्त रशिया के साथ जाना चाहते हैं, कुछ तालिबान के साथ जो है संबंध बनाने की मानसिकता रखते हैं, तो कुछ तुर्की के साथ लिबरल होने की कोशिश करते हैं। और इस तमाम इंस्टीट्यूशन में वहाँ की जो मजहबी डाइवर्सिटी है इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। जब पॉलिटिक्स में धर्म या मजहब शामिल हो जाता है तो फिर उनको इस्तेमाल करना, उनका यूज़ करना बड़ा आसान हो जाता है। बहुत आसानी के साथ आप धार्मिक मंचों से कोई बात कहलवाएं तो इसको अगर कोई माने भी नहीं तो इसका विरोध करने की कोई हिम्मत नहीं जुटाता है। तो मुझे लगता है कि जो धार्मिक खेल और धार्मिक मंचों से जिन बातों को कहलवाया था पाकिस्तान उसी भंवर में आज फंस चुका है। भारत उस तरफ बढ़ रहा है, इससे भी हम इनकार नहीं करते। भारत भी जिस तरह धार्मिक मंचों से अब कोई बात जो है कही जाने लगी है, धमकियाँ दी जाने लगी है, ये ठीक वही पैटर्न है जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के बनाने से पहले अमेरिका ने और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी राजनेताओं और
और पाकिस्तान की जनताओं ने जिस तरह का मौन समर्थन दिया था, वैसे ही हालात कुछ भारत में भी फिलहाल नज़र आ रहे हैं। कुछ बेहतरी की तरफ मैं नहीं देख रहा हूँ। अल्लाह करे, ईश्वर करे, रब करे कि सब कुछ बेहतर हो और ऐसा कुछ भी ना होने पाए, मगर एक आग के ढेर पर ज़रूर मैं इस इलाके को देख रहा हूँ, इससे मैं इनकार नहीं करूँगा। अब हम बात बढ़ते हैं कि एक ज़रूर जो है थोड़ा सा अलग मामला सामने आया है जो 2022 में और बढ़ते हुए नज़र आएगा। वो मामला था सऊदी अरब का और सऊदी अरब के लिबरलाइजेशन का। आप सब लोगों को याद होगा कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे बहुत पहले, पिछले 5 साल से मैं लिखता चला आ रहा था कि इसमें पेंटागन की जो जो स्टेटमेंट होती थी मैं उस पर अपना तजिया करता था, अपना विश्लेषण करके बताता था कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस्लाम का एक सॉफ्ट रूप जो है दुनिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड साइन की गई जिसके तहत इजराइल के साथ संबंध बेहतर बनाए गए और व्यापारिक संबंध, यानी कि इसकी वजह ये भी थी कि मिलेनियम गोल के बाद एजेंडा 2030 के तहत जो है वो दुनिया को तेल इकोनॉमी से बाहर निकालकर एक नई अर्थव्यवस्था में जो है दाखिल किया जाएगा बाजार के रूप में। ये सही है कि सऊदी अरब इस वक्त इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तकनीक हासिल करना चाहता है, मगर ये एक लंबा सफ़र है जिसे सऊदी अरब लगभग 20 साल में मुकम्मल नहीं कर सकता। एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा जब उनके अपने लोग जो हैं वो साइंटिस्ट बनेंगे, जब उनके अपने लोग इजाद करना शुरू करेंगे, टैलेंट बाय करके वो ज़रूर अपनी लेबोरेटरी बना सकते हैं, उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं, मगर वो अपनी स्थिति को अब दोबारा पीछे की तरफ यानी पत्थरों के युग में ले जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनको अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ेंगी। यानी कि एक इब्राहिम अकॉर्ड का इब्राहिमी का मतलब जो है ईसाई, मुस्लिम, यहूदी मिलकर जो है वो एक अलग दुनिया के अर्थव्यवस्था के सिस्टम में डालने की कोशिश करेंगे और मेल मिलाप की बात करेंगे। शायद एक मुश्तरका टूरिज़्म भी शुरू किया जाए। हो सकता है, मेरा उम्मीद है कि जो है वो 2022 में नहीं तो 2023 के आसपास जो है इस तरह के पैकेज बनने लगें कि आप हज के लिए जा रहे हैं तो आप जो है तेल अवीव भी जाएं, आप यरूशलेम भी जाएं, आप बैतुल मुक़द्दस भी जाएं, आप बाबल भी जाएं और आप तमाम एक जो है तुर्की में भी कुछ ईसाइयों के कदीम तरीन जो मामलात हैं वहाँ तक भी जाएं। तो कुछ मुश्तरका पैकेज बनाने के लिए एक जो है नई निज़ाम की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ एक कोशिश की जा रही है मुस्लिम जगत को अपने साथ जोड़कर पश्चिमी जगत फिर अपने साथ कर ले। इसका असर ये पड़ेगा कि इसमें जो है मैं समझता हूँ कि बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए, बर्रे सगीर का मतलब है बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक नई खबर ज़रूर है। वक्त लगेगा मगर इसमें थोड़ा बदलाव आप ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों में जिस तरह की, मतलब मैं किसी की धार्मिक आस्था को नहीं छेड़ रहा हूँ, ना ही मेरा बदलने का कोई इरादा है। आप अपनी अपनी जगह रखिए, मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ एक इस्लाम के रूप में चीज़ें हो रही थी कि यहाँ पर आप जो है ज़्यादा तरक्की ना करें, बहुत ज़्यादा ना कमाएं, ज़्यादा आप दुनिया के साथ कदम ताल करने की कोशिश ना करें। आप जो हुदूद 1400 साल पहले तय की गई थी उनके अंदर रहें और उसी जीवन को जीने की कोशिश करें। आप चटाइयाँ बिछाएँ, आप कच्चे ही घर बनाएं, आप सारी चीज़ें करें, आप सब छोड़ के चले जाएँ और बाहर निकलें और बाकी सब कारोबार अल्लाह में आप खुद देख लेंगे। तो इस तरह की जो सोच कुछ लोगों में थी, वो सोच में कुछ परिवर्तन आएंगे, कुछ लोग आएंगे। उसकी वजह ये होगी कि पाकिस्तान के खुद के अंदर जो है वो हालात बदलेंगे और क्यों बदलना लेंगे इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। हिंदुस्तान के अंदर भी चूँकि इस वक्त यहाँ पर हिंदुत्व जो है, मतलब वही हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी बात को, मतलब मुझे एक एग्रेशन दिखाई दे रहा है, धार्मिक एग्रेशन। उस एग्रेशन के तहत मुसलमानों को और फोर्सली दबाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें सऊदी अरब ने भी कुछ पाबंदियां जिस तरह की लगाई हैं, उन पाबंदियों को 2022 के आखिर में शायद कुछ न कुछ पुशअप करने की कोशिश की जाएगी, जिससे उससे पहले ही, चूँकि अब मोराली तौर पर जो सऊदी अरब के सहयोग से चलने वाले या उस थॉट ऑफ स्कूल को फॉलो करने वाले जितने भी लोग थे वो भी अपनी सोच को सऊदी के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, वरना उनकी सप्लाई चेन कट जाएगी। तो सप्लाई चेन नहीं कटने दी जाएगी, बल्कि थॉट ऑफ स्कूल को ही चेंज किया जाएगा। धीरे धीरे ये बदलाव 2022 के आखिर तक आपको दिखने लगेंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा, जिससे मुझे लगता है कि बड़े सगीर का मुसलमान अब अपनी तरक्की, एजुकेशन और इंजीनियर, डॉक्टर और इन सब की तरफ ध्यान भी देना शुरू करेगा और बहुत सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन के तौर पर बदलने की संभावना है। 2022 के आखिर तक इसकी शुरुआत होगी। तो ये मैं देख रहा हूँ फिलहाल।
मगर एक चीज़ इसमें जो है, एक तरफ ये है कि मुस्लिम जगत सऊदी और ईरान के साथ मिलकर फिर से पश्चिमी जगत के साथ जुड़ा रहने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ रशिया ने तमाम दुनिया के मुसलमानों की इज्जत बचाने का, उनके नबियों की के ख़िलाफ़ जो बदज़ुबानी की जाती है उस पर बोलने का और उनको सबक सिखाने का अज़्म जो दिखाया है, इससे तमाम दुनिया के मुसलमान, ये बादशाहों की मैंने आपसे पहले बात की थी, और इक़्तिदार या सत्ता में, चाहे वो धार्मिक सत्ता हो या फिर वो देश की सत्ता हो, उन सत्ताओं को बनाए रखने के लिए तो उस तरह का एक्ट किया जाएगा। मगर पूरी दुनिया की आवाम रशिया के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो चुका है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, चूँकि जब वक्त आएगा इस एग्रेशन को ये बढ़ती हुई दिखाई देगी। हर जगह पर रशिया अपनी मुदाखलत ज़रूर करेगा और आखिरी मुदाखलत के तौर पर इजराइल में मुदाखलत करेगा रशिया, जिसके कारण मुझे लगता है कि पश्चिमी जगत का जो एक युद्ध दुनिया में छेड़ने की और परमाणु युद्ध तक ले जाने की जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को रोकने के लिए रशिया, मुझे लगता है कि 2022 के आखिरी तक या 2022 के अंदर ही किसी भी दिन एक एंट्री करेगा और इस तमाम अपने एग्रेशन और अपने दबाव को झटकने के लिए मुझे लगता है कि इजराइल जिस तरह मस्जिद अक्सा को शहीद करने की या फिर कोई बड़ा हमला जो है फ़लस्तीनियों पर करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर कोशिश करेगा रशिया के जाकर जवाब दे और फिर इजराइल को बचाने के लिए पश्चिमी जगत सहित उनके बहुत बड़े चाहने वाले तमाम जो हैं, चाहे वो अरब जगत के लोग हों चाहे फिर वो कहीं और के लोग हों, वो सब कोशिश करेंगे और इसी जंजाल में उलझ कर रह जाएंगे। रशिया और चाइना कोशिश करेंगे मिलकर कि किसी तरीके से जो है फ़लस्तीन के अंदर और इजराइल के अंदर पूरे दुनिया के इस एग्रेशन को समेट के वापस ले जाया जाए, जिससे भारत, पाकिस्तान, चाइना के जो तनाव हैं उसमें भी कमी आए और पश्चिमी जगत जो इजराइल के बगैर नहीं चल सकता है, वो इजराइल को बचाने के चक्कर में यूक्रेन को भूल जाए और इस स्थिति के तनाव को कम करने के लिए अपनी फ़ौजों का डिप्लॉयमेंट वहाँ से हटा के यहाँ, चूँकि यहाँ पर जैसे शुरुआत तो चाइना और रशिया करेंगे, मगर इसके एंड में जब एग्रेशन बढ़ेगा तो तुर्की निश्चित रूप से बादस्तूर इसमें कूद जाएगा और जिस दिन तुर्की इस मामले में कूदेगा उस दिन सऊदी अरब की सत्ता हिल उठेगी, क्योंकि वो एक ऐलान होगा तुर्की की तरफ से और पुतिन की तरफ से और चाइना के सहयोग की तरफ से कि मुस्लिम आम जनता के साथ ये लोग खड़े हैं। बादशाहत की गद्दियाँ अब हिलेंगी और ये बहुत दिन तक शायद बने नहीं रह पाएंगे अपनी जनताओं के बीच में, अगर ऐसा हो पाया तो। कुल मिलाकर मुझे ये दिखाई दे रहा 2022 के फुटप्रिंट इस तरफ आखिर तक आपको इशारा करने लगेंगे। जो मैं कह रहा हूँ, दुनिया का निज़ाम अब दो ही दिशाओं में बढ़ रहा है, या तो रशिया आकर मुस्लिम ममालिक में मुदाखलत करके और किसी तरीके से इनकी शान, शौकत, इज़्ज़त, लाज को बचा ले और ये इनकी बादशाहत की सत्ताओं को हिलाए, और या फिर दुनिया में पश्चिमी जगत छोटे छोटे देशों को बड़े बड़े देशों से लड़ाकर परमाणु युद्ध की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पूरे एशिया में जो तबाही जो अगले 100 साल एशिया को राज करना है, लीड करना है, अर्थव्यवस्था ड्राइव करनी है, उसको यहीं पर ख़त्म करके अपने वजूद को बचाए रखा जा सके, ये चालें चल रही हैं। आखिरी में इस प्रोग्राम के ये बताता चलूँ कि मैं ये मानता हूँ कि बरतानिया ये चाहता है कि उन्होंने जिस लोकतंत्र को, जिस डेमोक्रेसी को अपने ग़ुलाम देशों में इंट्रोड्यूस किया था, वो किसी न किसी तरीके से नई कोई फॉर्म तैयार करे, वो तमाम उसके जो देश उसके अंडर में और या उसके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं वहाँ पर ऐसे लोकतंत्र को ख़त्म करे और एक नए तरह के तंत्र को ज़िंदा करे जिसका नाम वो लोकतंत्र दे। और इसका बहुत आसान तरीका है, कहीं भी आप जो है मजहबी हुकूमत कायम करने का प्रचलन शुरू कर दें, जिससे एक चाहे वो इस्लामिक हुकूमत हो या फिर वो हिंदुत्व की हुकूमत हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी या यहूदियत की हुकूमत हो, यहाँ पर यानी कि एक मजहबी हुकूमत दुनिया में मजहबी के नाम पर कम्युनिज़्म का जवाब देने के लिए मजहबी हुकूमतों के नाम पर जो है वो कोई एक बुनियाद बनाई जाए। और ऐसी बुनियाद पर चूँकि आम जनता विरोध नहीं कर पाएगी और जो लोग, चंद लोगों को वहाँ पर रिप्लेस किया जाता रहेगा, उसको बड़े आसानी से हैंडल किया जा सकेगा और इन देशों पर अपने
अदृश्य सत्ता को कायम रखा जा सकेगा। अपनी अदृश्य सत्ता को कायम रखने के लिए जो प्रदर्शित डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है, इसको ख़त्म करने की सोच जो है या प्लानिंग या एग्जीक्यूशन शायद चल रहा है, और इसके भी फुटप्रिंट आपको 2022 के आखिरी हिस्से तक यकीनी तौर पर नज़र आने लगेंगे। तो कुल मिलाकर फ़िलहाल 2022 को लेकर मेरी ये चिंताएं हैं। बाकी रोज़ के डेवलपमेंट पर बात करते रहेंगे। आप मेरी बात से इत्तेफाक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मेरे अंदेशे हैं, मगर दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, मैं यही देख रहा हूँ। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो कल मुलाकात करते हैं। देखते रहिए 4 TV न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।